हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं दिलीप कुमार चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल गढ़वा क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं। क्लास 12 मैथमेटिक्स का सीरीज में मैट्रिक्स का सेकेंड लेक्चर हम लोग लेकर के आए हैं। और इस लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में कि मैट्रिक्स कितने तरीके के हैं उनके बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में आपने देखा था कि मैट्रिक्स क्या होता है, दैट मीन्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। एक आध प्रॉब्लम हम लोग देखे थे। आज की क्लास में कंटिन्यू करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्या हमारा हेडिंग होगा? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए, सबसे पहला मैट्रिक्स आता है, एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो A इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखते थे, मैट्रिक्स को लिखने का तरीका था Aij M क्रॉस N। यह हमारा मैट्रिक्स लिखने का तरीका था। कोई भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग? A इक्वल्स टू, द नेम ऑफ मैट्रिक्स इज रिटन इन कैपिटल लेटर Aij M क्रॉस N। ये M क्रॉस N क्या होता था? हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ करता था। I किसके बारे में बात करता था? रो के बारे में बात करता था। और J किसके बारे में बात करता था? कॉलम के बारे में बात करता था। और M क्या था? टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज। ये कौन था? हमारा M था। और N क्या था? टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, M टोटल नंबर ऑफ रोज था और N टोटल नंबर ऑफ कॉलम था। Aij मैट्रिक्स का कोई एलिमेंट था। कौन सा एलिमेंट था? तो ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट था। मतलब हम लोग क्या कहेंगे? Aij इज एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल Aij इज एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A, ठीक है ना, ऑफ ith ऑफ द प्लेस कह सकते हो, या ऑफ डायरेक्टली लिखो ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, हमारा Aij क्या है? एक जनरल एलिमेंट है मैट्रिक्स A का M क्रॉस N, जो कि इसका ऑर्डर है, उसके ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट है। अब देखिएगा, इसी M क्रॉस N के आधार पर कुछ बातें हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को लेकर के। तो सबसे पहला मैट्रिक्स आता है रो मैट्रिक्स, उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स। अलग अलग तरह के हम मैट्रिक्सेस देखते चलेंगे। तो फर्स्ट है हमारा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, नाम से ही क्या पता चल रहा है कि इस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक रो होगा। सिर्फ और सिर्फ कितने रो होंगे? एक रो होंगे। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, जैसे A इज इक्वल टू Aij M क्रॉस N। यदि आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स जो है रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इज रो मैट्रिक्स if M इक्वल्स टू 1। M इक्वल्स टू 1। M किसको दिखाता था? टोटल नंबर ऑफ रोज को। ध्यान दीजिएगा एकदम, M किसको दिखाता था? टोटल नंबर ऑफ रोज को। जब हमने M का वैल्यू 1 कर दिया तो टोटल कितने रोज बनेंगे? ओनली 1 रोज बनेंगे। N हमने फिक्स नहीं किया है, मतलब कॉलम का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। कॉलम का वैल्यू हम अपने हिसाब से ले लेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम कहेंगे कि यह मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स है। ठीक है ना, मतलब इसका मतलब क्या कह सकते हो? मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो। मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1
रो, जिस मैट्रिक्स के पास सिर्फ और सिर्फ एक रो होगा वह मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? रो मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, आपके पास एक मैट्रिक्स है इस तरीके का 1 2 3 4। अब इस मैट्रिक्स का यदि हम आपको ऑर्डर लिखने के लिए कहें, इस मैट्रिक्स का क्या लिखने के लिए कहें? आपको ऑर्डर लिखने के लिए कहें, तो आप किस तरीके से इसका ऑर्डर लिख के देंगे हमको? सर कितना रो है? एक रो है, तो एक रो है तो हम क्या लिखेंगे? 1 क्रॉस कितने कॉलम हैं? 1 2 3 4। कितने वर्टिकल कॉलम है आपके पास? 4 वर्टिकल कॉलम है। तो आप कहेंगे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है 1 क्रॉस 4 है। ऑर्डर कितना है? 1 क्रॉस 4 है। हम आपसे पूछेंगे कि इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो टोटल एलिमेंट 1 इंटू 4 को ही मल्टीप्लाई कीजिए। 1 इंटू 4 कितना होगा? 4 होगा। तो आप देख रहे होंगे कि सिर्फ एक रो है, इसलिए मैट्रिक्स का नाम क्या पड़ा है? रो मैट्रिक्स पड़ा है। चलिए हम लोग सेकेंड डेफिनेशन देखने चल रहे हैं, कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स देखने चल रहे हैं? कॉलम मैट्रिक्स। तो ये सेकेंड है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स नाम से ही क्या पता चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कितने कॉलम होंगे? एक कॉलम होंगे। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन इसका क्या होने वाला है? वो सारे मैट्रिसेस AIJ M क्रॉस N, यही हमारा मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा इज कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स इफ, इस बार क्या होना चाहिए? टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना होना चाहिए? तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम 1 होना चाहिए, मतलब n का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स कैसा है? कैसा मैट्रिक्स है बताइए? मैट्रिक्स जो है हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। दैट मीन्स कह सकते हो मैट्रिसेस हैविंग only one column। अगर किसी मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक कॉलम है तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे आप? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो यदि हम आपको इसका ऑर्डर लिखने के लिए कहें तो कितने रो हैं? फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, टोटल 4 रो हैं। और कॉलम की जब बात होगी तो कॉलम कितने हैं? 1 है। तो 4 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है ये। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट फिर से 4 इंटू 1 कितना आएगा? 4। तो रो मैट्रिक्स आपको हॉरिजॉन्टल टाइप से दिखेगा और कॉलम मैट्रिक्स आपको किस टाइप से दिखेगा? वर्टिकल मैट्रिक्स। इसलिए कभी कभी रो मैट्रिक्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी कह देते हैं और कॉलम मैट्रिक्स को हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स भी कह देते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से ही क्या पता चलता है? स्क्वायर शायद आप लोग जानते होंगे। स्क्वायर क्या होता है? लेंथ और ब्रेड्थ क्या होते हैं? बराबर होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में लेंथ और ब्रेड्थ जो होते हैं वो बराबर होते हैं। इसका मतलब इस तरीके का यदि कोई हमारे पास शेप है जहाँ ये चारों के चारों साइड्स इक्वल हैं और ये 90 डिग्री का कोण बनता था, क्लास 6-7 में पढ़ना था हम लोगों को, ये क्या कहलाता था? स्क्वायर कहलाता था। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? स्क्वायर का मेन डेफिनेशन हम लोग क्या करते थे? उस समय बच्चे थे तो 90 डिग्री दिमाग में ज़्यादा नहीं रहता था, लेकिन चारों भुजाएं 4 साइड्स क्या होते थे? इक्वल होते थे स्क्वायर के। ठीक उसी प्रकार से यदि आपके पास कोई मैट्रिक्स है AIJ जिसका ऑर्डर M क्रॉस N है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और कब होगा? जब M बराबर क्या हो जाएगा? N। मतलब
किसी मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम यदि हो जाएं तो दोनों क्या कहेंगे, वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब अगर लैंग्वेज में लिखोगे तो मैट्रिसेस हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहलाते हैं वो, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो इस चीज को भी दिमाग में रखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल यदि आप स्क्वायर मैट्रिक्स का देखना चाहते हो तो देखो तो 1 2 3 4, इस मैट्रिक्स को देखिए आप लोग, एक रो दो रो, कॉलम में 1 और 2, मतलब ये कितना क्रॉस कितना का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितना क्रॉस कितना का मैट्रिक्स है, तो 1 2 3 रो है इसके पास और 3 क्या है, कॉलम दिखाई दे रहे हैं। तो ये कितना क्रॉस कितना मैट्रिक्स हुआ, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। ठीक उसी प्रकार से यदि आपके पास इस तरह से कोई मैट्रिक्स है तो इसके पास कितने रो हैं, 1 रो है और कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम है, तो 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है। ये भी कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं। इस मैट्रिक्स के बारे में ये आपका जो है ये रो मैट्रिक्स भी कहलाएगा, ये रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हैं। रो मैट्रिक्स क्या होता था, नंबर ऑफ रोज कितने होने चाहिए, 1, तो ये कैसा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता था, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, रो से मतलब नहीं है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 1, वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता था, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता था। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हम थोड़ा सा अब इसको एक्सपेंड करते हैं, यदि आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये आपके पास यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो लेफ्ट साइड के टॉप से राइट साइड के बॉटम तक जो ये डायगोनल है ये क्या कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। ये डायगोनल है मैट्रिक्स का, क्या है ये मैट्रिक्स का, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। कभी भी गलती से डायगोनल स्क्वायर जैसा नहीं समझ लेना है कि ये भी एक डायगोनल है और ये भी एक डायगोनल है। मैट्रिक्स में जब भी हम लोग डायगोनल लेंगे तो लेफ्ट साइड के टॉप से राइट साइड के बॉटम तक स्क्वायर मैट्रिक्स में जो हम लोग एलिमेंट मिलाते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं, उसको हम लोग डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स है। और क्या कहोगे इसी में, A11 A22 A33, उसी तरह से A44 डॉट डॉट डॉट, ये सब जो आते चले जाएंगे क्या कहलाते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है ना, ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। A11 A22 A33 मतलब हर वो एलिमेंट जिसका पोजीशन में रो और कॉलम सेम है क्या कहलाता है, डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे। ऐसा नहीं, अच्छा एक कंफ्यूजन लोगों को आ जाता है कि क्या सर डायगोनल जो होता है सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा क्या, तो नहीं, इस कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। यदि आपके पास एक मैट्रिक्स है, हम उसको आपको बता दे रहे हैं नोट में, इसको भी दिमाग में रखिएगा। यदि आपके पास कोई मैट्रिक्स है B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 5, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है,
ठीक है ना। जब ये कोई मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो आप नंबर ऑफ रोज काउंट कीजिए, शायद 3 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। ऑब्वियसली ये 3 क्रॉस 4 जो है स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो क्वेश्चन ये पूछता है, आता है हमारे दिमाग में कि क्या इसके पास डायगोनल एलिमेंट हैं कि नहीं है। तो है इसके पास डायगोनल एलिमेंट। ये देखिए A11 है, ये देखिए A22 है, और ये वाला A33 है। यही मैट्रिक्स का क्या है, ये डायगोनल है। ठीक है, मतलब आप जो है A33 ना, हाँ, जहां पे जिस एलिमेंट का पोजीशन में रो और कॉलम का नंबर सेम होगा वही क्या कहलाएगा, डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे। कौन से एलिमेंट कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे। तो इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि डायगोनल एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के पास होंगे। चलिए अगला हम लोग देखने चल रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स देख रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आएगा तो ही आगे। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है इस पूरे चैप्टर में हीरो रहेगा। पूरे चैप्टर में कौन सा मैट्रिक्स हमारा हीरो रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हीरो रहेगा। ठीक है, तो देखिएगा स्केलर मैट्रिक्स, हम लोग 4th टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने चल रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स तो वो सारे मैट्रिसेस जिनके डायगोनल एलिमेंट सेम है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वह अगर 0 है तो उस तरह के मैट्रिसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स को देखने से पहले हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स को देख लेते हैं, है ना। इसको हम लोग 5th नंबर में डाल देते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स को समझना हमारा जरूरी है। 4th नंबर में पहले देख लीजिए डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि अभी हम लोग मैट्रिक्स का डायगोनल पढ़ के भी आए हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स तो उसका रिलेशन है, इसलिए हम लोग इसको पहले देख रहे हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, वो सब के सब मैट्रिक्स जिनके नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन से, वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स जिनके नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 है और डायगोनल एलिमेंट जो है वो नॉन 0 है, क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो देखिएगा ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स अगर इस तरह से लिखें, A = AIJ N, केवल आपने n लिखा, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना है, n क्रॉस n है। n क्रॉस n है मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, बराबर। तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो हमको n क्रॉस n लिखने की आवश्यकता नहीं है, 3 क्रॉस 3 लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल अगर 3 भी लिखा हुआ है तो ये हम लोगों को समझना चाहिए, हमारे लिए अंडरस्टूड होता है कि उसका ऑर्डर जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हैं, जो इस जगह पे लिखा हुआ है। तो A = AIJ इज डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। कब कहलाएगा ये डायगोनल मैट्रिक्स, इफ AIJ is equal to 0, if AIJ is equal to 0 for all I not equals to J, AIJ is equal to 0 for all I not is equal to J। तो ये कौन से मैट्रिक्स कहलाएंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझिएगा, मैट्रिक्स A जो है आप इसको क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए ये 1 है, 0 0 0 2 0 0 0 3। तो आप देख सकते हैं
कि इस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट, आप यूं भी कह सकते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नॉन डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तब उस मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे हम लोग? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 है, 3 क्रॉस 3 कह सकते हो आप। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे के सारे, ये रहा ऊपर वाले एलिमेंट्स और ये रहे नीचे वाले एलिमेंट्स, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं जीरो हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और इन मैट्रिक्स को लिखने का तरीका जो है, इनका डिनोशन जो है, डायगोनल मैट्रिक्स को आप लिख सकते हैं, मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स जो है आप लिख सकते हैं DIAG डायगोनल, और इधर लिख दीजिए D1 D2 D3। अगर मान लीजिए 3 एलिमेंट है डायगोनल के, इसका मतलब क्या आप लिख सकते हो कि जो हमारा मैट्रिक्स है, अगर डायगोनल एलिमेंट 3 है, इसका मतलब इसका ऑर्डर भी कितना है? 3 क्रॉस 3 होने वाला है। मतलब नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका D1 और बाकी जो दोनों है 0, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ D2, यहाँ 0, ये 0, ये 0 और ये D3। तो यदि हम लोगों को स्पेस सेव करना है नोटबुक में, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स को DIAG डायगोनल D1 D2 D3, जिनके पास सिर्फ 2 डायगोनल होगा। एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा। यदि कोई मैट्रिक्स B दिया हुआ है जो इस तरह से लिख रहा है DAG 1,3, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं कि यह 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। कितने डायगोनल एलिमेंट हैं? 2। तो पहला डायगोनल यहाँ पे आता है एलिमेंट 1 हो गया, ये 0, ये 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। तो ये कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि जो ये मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स हम लोग लिख रहे हैं 0 0 0 0 0 0, इसका 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ऑर्डर इसका 3 है। आप लोग सोच करके बताइए कि क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। है डायगोनल मैट्रिक्स की नहीं है? तो डायगोनल मैट्रिक्स का क्या डेफिनेशन है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट को क्या होना होगा? 0 होना होगा। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट को 0 होना होगा। तो बताइए, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट यदि 0 हैं तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। आगे आप चल करके देखेंगे कि ये नल मैट्रिक्स भी है, ठीक है ना। नल मैट्रिक्स भी है। ये कभी भी ये नहीं रहेगा कि डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स के। वो कुछ भी हो जाए, हमको फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल केस नल मैट्रिक्स है। यदि कोई डायगोनल मैट्रिक्स का सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट भी 0 हो जाते हैं तो वह कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? नल मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसमें भी लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो डायगोनल मैट्रिक्स दिमाग में आप लोग रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के पास, ठीक है। सॉरी, स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ही तो है। इसीलिए तो हम लोग पहले कौन सा मैट्रिक्स पढ़े? डायगोनल। तो ये एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ही है।
कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। तो सर अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो आप इसको डायगोनल मैट्रिक्स में ही क्यों नहीं रखे? तो इसमें एक स्पेशलिटी है, डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स है मतलब ए आई जे इज इक्वल टू 0 होगा जहां आई और जे बराबर नहीं है। आई और जे बराबर, इसमें आई और जे बराबर होते हैं, इधर आई और जे बराबर नहीं होते। यहाँ देखिए आई 1 है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, तो 1 और 2 है आई और जे का वैल्यू, ये 1 और 3 है, मैंने A1 3 है ये, ठीक है। तो ये तो होगा ही होगा। डायगोनल मैट्रिक्स में अगर हम स्केलर मैट्रिक्स में कहें कि A इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, ऑफ ऑर्डर n इज स्केलर मैट्रिक्स इफ पहला कंडीशन क्या है? ये डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब ए आई जे का वैल्यू 0 होना चाहिए। किसके लिए 0 होना चाहिए? जहां आई और जे का वैल्यू बराबर नहीं होना चाहिए। और इसमें सेकेंड कंडीशन ऐड होता है एंड, और नहीं, और मतलब या तो दिस और दिस, क्लियर? एंड मतलब ये भी और ये भी, दोनों एक साथ, एंड, ठीक है, एक साथ कंडीशन दोनों को लेना होगा। तो दूसरा कंडीशन जो है वह कह रहा है ए आई आई इज इक्वल टू सी, या ए आई जे इज इक्वल टू आप लोग क्या लिख सकते हैं? सी फॉर कभी भी सी हमारा 0 नहीं हो सकता है, फॉर ऑल आई, ठीक है ना, कह सकते हो फॉर ऑल आई, या आई मतलब आई का वैल्यू 1 है तो 1 1 आई। इस स्टेटमेंट को और कैसे लिख सकते थे? ए आई जे इज इक्वल टू सी फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे। ये दोनों बातें, ये बात या फिर ये बात, दोनों बात में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आई का वैल्यू भैया अगर हमारा 1 रहेगा तो आप इसको क्या कहोगे? A11, और यहाँ पे आई अगर 1 रहेगा तो क्या दिया? आई इज इक्वल टू जे, मतलब आई भी 1 और जे भी 1, तो ये भी क्या होने वाला है? A11, है ना। मतलब सीधा सीधा कहिए ना कि डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहे हैं। किस एलिमेंट की बात कर रहे हो? डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहे हैं आप, कि डायगोनल एलिमेंट जो है सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। वेयर, जहां एक बात हम लोग को दिमाग में रखनी है, C कैन नेवर बी 0, जहां C जो है वह 0 नहीं हो सकता है, तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स से पहले स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा, मतलब ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स, क्लियर है? ये चीज दिमाग में रखेंगे। यदि आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं स्केलर मैट्रिक्स का, तो आप लोग देख सकते हैं, हाँ देख रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट सी मतलब सारे के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो क्या कहोगे कि सर यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 0 2, तो बताओ ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है? तो देख लो, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे के सारे एलिमेंट क्या है? 0 हैं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2, और डायगोनल एलिमेंट भी क्या है? सेम है। यदि डायगोनल एलिमेंट भी सेम है तो ये कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। सॉरी, स्क्वायर मैट्रिक्स कर रहे हैं, स्क्वायर तो है ही, स्केलर मैट्रिक्स है। चलिए अगला आ जाइए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम लोग 6ठा नंबर में पढ़ने चल रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? पहचान। आइडेंटिटी मतलब पहचान। हम लोग मैट्रिक्स में आइडेंटिटी लिखने चल रहे हैं जो मल्टीप्लिकेशन में अपना पहचान नहीं खोता है, मल्टीप्लिकेशन में अपना पहचान नहीं खोता है। जैसे 1 जो है
अगर 1 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 रह जाएगा, 4 हो जाता है, मतलब 4 का पहचान चेंज होने नहीं देता है। तो आप 1 को क्या कहते हो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्या है ये? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना। मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर जिससे किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर यदि उस नंबर को वो चेंज नहीं कर पा रहा है तो आइडेंटिटी कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक उसी प्रकार से हम लोग मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखने चल रहे हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है एक तरह का स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो छठा नंबर है हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। एकदम ध्यान से थ्योरी सेक्शन को देखिएगा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यदि एक बार आपके दिमाग में इंटर कर गया तो मैथ्स के क्वेश्चन के लिए आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपसे अनुरोध होगा कि मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आप खुद से अटेम्प्ट लें, किसी से पूछने से पहले, क्योंकि जब आप अटेम्प्ट लेते हैं नहीं बना कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगेन आपको अटेम्प्ट लेना है, और यदि उस समय भी नहीं बनता है तो अगेन एंड अगेन अटेम्प्ट लीजिए। यदि लास्ट टाइम आपसे बनता है तो जो खुशी आपको मिलेगी वो आपको कोई नहीं दे सकता है, हम नहीं दे सकते हैं, कोई भी टीचर आपको वो खुशी नहीं दे सकता है जो आप खुद से अटेम्प्ट लेकर के आप उसमें कर सकते हो। तो प्लीज़ मैथमेटिक्स जो है एक तरह का लैंग्वेज है, आप इसमें अधिक से अधिक समय दे करके और खुद से करने की कोशिश करें। ऐसा आपको आभास होना चाहिए, फील होना चाहिए कि नहीं यार ये क्वेश्चन हमें नहीं पूछना चाहिए, अपने बेइज्जती जैसा फील होना चाहिए कि हम पूछेंगे तो क्या कहेंगे लोग, है ना। ऐसा आभास होना चाहिए मैथ्स के प्रॉब्लम में। मैं उन बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूं जो एकदम उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मैथमेटिक्स में अच्छे खासे हैं वो प्लीज़ अपने से अटेम्प्ट लीजिएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पास चलते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? A इज इक्वल टू AIJ N। जैसे ही हमने लिखा तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, कब कहलाएगा? इफ, तो दो कंडीशन आ जाएगा, AIJ इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I नॉट इज इक्वल टू J। तो बताओ इतना तो हम लोग किस मैट्रिक्स में देखे थे? डायगोनल मैट्रिक्स में। डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये किसकी बात करता है? नॉन डायगोनल एलिमेंट की। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है, सॉरी इक्वल हमने लिख दिया क्या? नॉट इक्वल, है ना, I नॉट इक्वल टू J। ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहा है। और दूसरा कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन क्या होना चाहिए? AII इज इक्वल टू 1, AII इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल I। या फिर बताओ इसी स्टेटमेंट को हमने किस तरह से लिखा था? AIJ इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल I इज इक्वल टू J, फॉर ऑल I इज इक्वल टू J। दैट मीन्स ये किसका बोध कराता था? तो ये डायगोनल एलिमेंट का बोध कराता था। कौन से एलिमेंट का बोध कराता था? डायगोनल एलिमेंट का बोध कराता था। मतलब इस बार डायगोनल एलिमेंट सेम तो है। बताओ तो पिछला स्केलर मैट्रिक्स हमने देखा था, तो स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए था कि नहीं? होना चाहिए था। और स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है सेम होना चाहिए था क्या? होना चाहिए था। यहाँ पे C का वैल्यू कितना हो गया है? 1 हो गया है ना। हर जगह C क्या है? 1 है। तो यहाँ तक का कंडीशन क्या बता रहा है कि यह एक स्केलर मैट्रिक्स है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में खास बात क्या है कि सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हैं? 1। तो ऐसे मैट्रिक्स का हम लोग जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हम क्यों इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिए हैं नाम। तो इस तरह का मैट्रिक्स क्या कहलाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एक मैट्रिक्स है A 1 0 0 1, तो ये कैसा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। B
1 0 0 0 1 0 0 0 1। कैसा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं? क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं है? तो सर बिल्कुल स्केलर मैट्रिक्स है, चूंकि इसके सारे डायगोनल सेम है, तो डायगोनल अगर सेम है तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्पेशल केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स किसका स्पेशल केस था? डायगोनल मैट्रिक्स का। और डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल केस था स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो कहे थे ना कि इस चैप्टर का हीरो कौन है? स्क्वायर मैट्रिक्स होने वाला है। सब का सब इर्द गिर्द हमारा किधर डिस्कशन चलता रहेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ ही चलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नल मैट्रिक्स। किधर चलते हैं? नल मैट्रिक्स की तरफ, है ना। नल मैट्रिक्स 7वां नंबर। नल मतलब या अब जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हो, है ना। नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। तो वो सारे मैट्रिक्स जिनके सारे एलिमेंट जीरो हो जाए क्या कहलाएगा? नल मैट्रिक्स कहलाएगा। कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? नल मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब मैट्रिसेस हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो आर नोन एज क्या? नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। तो क्या लिख दे? मैट्रिसेस हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, जिनके सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, आर नल और क्या कहोगे? जीरो मैट्रिक्स। इसमें कोई बाध्यता नहीं है नल मैट्रिक्स में कि उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। नहीं तो हम लिखते ना कि ऑल दोज स्क्वायर मैट्रिसेस हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो आर डायगोनल, तो सॉरी नल मैट्रिक्स। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे। एग्जाम्पल में देखिएगा, एक नल मैट्रिक्स है A 0 0 0 0। ये कैसा मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स। कितना क्रॉस कितना? 2। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं? सर है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं? सर है। इसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी जीरो है। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं? सर ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सेम तो होते हैं। यहाँ सेम तो है 0 0, लेकिन वो जीरो नहीं होते हैं, नॉन जीरो होते हैं। ठीक है। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल देखिएगा, 0 0 0 0 0 0। ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। फिर भी इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, इसलिए यह मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स है। बार बार डायगोनल शब्द आ रहा है ना, तो नल मैट्रिक्स है। तो नल मैट्रिक्स में आपको दिमाग में ये कभी लेकर के नहीं आना है कि नल मैट्रिक्स शुड मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट मीन्स द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए? इक्वल। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। दिमाग से इसको क्या कर दीजिए? निकाल दीजिए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और फिर उसके बाद देखेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो 8th नंबर हम लोग चलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। कौन सा मैट्रिक्स है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जो होते हैं वो जीरो नहीं होने चाहिए। जीरो हो भी सकते हैं, लेकिन सब जीरो नहीं हो सकते हैं, है ना। ठीक है। मतलब अपर लोअर ट्रायंगल जो है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, उन सब को क्या होना होगा? जीरो होना होगा। उन सब को क्या होना होगा? जीरो होना होगा। तो ये क्या कहलाएंगे? अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। तो देखना, A इज इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर n इज अपर डायगोनल मैट्रिक्स। अपर डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। कब कहलाएगा? इफ Aij इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल i लेस देन j। i जो है वह j से क्या होना चाहिए?
छोटा होना चाहिए। अब थोड़ा सा इसको हम लोग देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। A11, A12, A13, A21, A22, सॉरी I ग्रेटर देन J ना, नॉट लेस देन। A22, A23, A31, A32 और A33, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3। ठीक, अब चलो देखो यहाँ पे I ग्रेटर देन J किन किन में है? तो यहाँ देखिए, यहाँ I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 1, तो ये बड़ा है। यहाँ पे I बड़ा है J से और यहाँ पे I बड़ा है J से। यहाँ पे बराबर है तो बराबर नहीं लेना हमको, I ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? J। तो इन तीनों में I जो है वह J से बड़ा है, तो इन तीनों का वैल्यू 0 होना चाहिए। मतलब ये लोअर ट्रायंगल, ये क्या बनता था हमारा? डायगोनल बनता था। ये क्या बनता था? डायगोनल। और ये क्या बनता था? अपर। तो यदि लोअर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका मतलब क्या है? ऑल एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट ऑफ लोअर ट्रायंगल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगल of square matrix must be 0। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लोअर ट्रायंगल का सारा एलिमेंट यदि 0 है तो आप उसको क्या कहोगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहोगे। एग्जाम्पल देखिएगा, 1 2 0 0 0 3, यहाँ पे 1 कर दो, ये 0 ये 0 और यहाँ पे 0 कर दो। ये यदि आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप लोअर ट्रायंगल कौन सा देखोगे? सर ये हमारा लोअर ट्रायंगल है। क्या लोअर ट्रायंगल का सारा एलिमेंट 0 है कि नहीं इस मैट्रिक्स में? तो सर 0 है इस मैट्रिक्स में, तो आप इसको क्या कहोगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सिमिलर डेफिनेशन किसके लिए आएगा? लोअर ट्रायंगुलर के लिए। तो देखिएगा, केस नंबर 8 जो है हमारा, 9 हो गया ना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ऑल A is equal to Aij of order n is lower, डायगोनल लिख दिया था, करेक्ट कर लीजिएगा, is lower triangular matrix if Aij is equal to 0 where I जो है J से क्या होना चाहिए? छोटा। तो देखो कहाँ I J से छोटा है? तो इस जगह पे ये, हाँ I J से छोटा है, इसमें I J से छोटा है, इसमें I J से छोटा है। मतलब इन ट्रायंगल का क्या होना चाहिए? अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ, क्या कह दोगे? चेंज क्या हो जाएगा इस जगह पे? अपर, ऑल एलिमेंट्स ऑफ अपर ट्रायंगल और ट्रायंगल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स मस्ट बी 0। तो इसका एग्जाम्पल क्या निकल करके आएगा? A इज इक्वल टू 0 या 1 0 0 2 3 0 4 0 5 अगर ये है, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका अपर ट्रायंगल किधर बन रहा है? ये आपका अपर ट्रायंगल बन रहा है। क्या अपर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट 0 हैं कि नहीं है? लोअर की चिंता मत करना, जब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखोगे तो अपर ट्रायंगल का एलिमेंट 0 होना चाहिए, और जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखोगे तो लोअर ट्रायंगल का एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये था हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या था? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना। दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहना चाहिए यार, सिंपल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। अब आ जाइए, चलते हम लोग इक्वल मैट्रिक्स, ठीक ना।
दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? अब जब आप दो मैट्रिक्स को इक्वल करने चले, मतलब आप उन दोनों का कंपैरिजन करोगे। आप उन दोनों का क्या करोगे? कंपैरिजन। मतलब कंपैरिजन करेंगे तो मैट्रिक्स को क्या होना होगा? कंपैरेबल होना होगा। तो कंपैरेबल मैट्रिक्स किसको कहेंगे? तो वैसे दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम है क्या कहलाते हैं? कंपैरेबल मैट्रिक्स कहलाते हैं। कौन से मैट्रिक्स कहलाते हैं? कंपैरेबल मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो देखिए हम लोग देखने चल रहे हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स तो टू मैट्रिसेस, ध्यान से देखिएगा, टू मैट्रिसेस A इज इक्वल टू Aij M क्रॉस N एंड कोई दूसरा मैट्रिक्स ले लीजिए B, और जो B हम लोग का है वो B इज इक्वल टू Bij, और इसका ऑर्डर जो है R क्रॉस S है। R इक्वल इफ इक्वल होंगे। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? इसके लिए हम लोगों के पास तीन कंडीशन होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। पहला कंडीशन, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है ना, जिसको आप कह सकते हैं नंबर ऑफ रोज आर सेम। नंबर ऑफ रोज आर सेम। तो इसमें कितने रो हैं? m, और इसमें कितने रो हैं? r। तो आप क्या कह सकते हो? दैट इज m इक्वल्स टू r। मतलब दोनों का रो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दूसरा चीज, नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम। दैट इज, बताओ इसमें कॉलम क्या है? n, और इसमें कॉलम क्या है? s। तो आप क्या लिखोगे? n इक्वल्स टू s। क्या लिखेंगे आप? n इक्वल्स टू s। तो भैया जब दो लाइन आपने लिखा है तो आप इसको कंबाइनली कह दो ना कि क्या है? सेम ऑर्डर। क्या कह दो इसको आप? सेम ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? सेम। और वो सारे मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर सेम होते हैं क्या कहलाते हैं? कंपैरेबल मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो लिख दो ऑल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर कंपैरेबल मैट्रिसेस। हम उनको कंपैरिजन में ला सकते हैं। अगर ऑर्डर ही सेम नहीं है तो हम उनका कंपैरिजन नहीं करेंगे। और लास्ट क्या होना चाहिए? थर्ड जो है Aij इज इक्वल टू Bij फॉर ऑल I एंड J। फॉर ऑल I एंड क्या कर दो? J। दैट इज I क्या हो सकता है हमारा? I का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है इस तरीके से, और J भी क्या हो सकता है? J का वैल्यू जो है वह ये भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो कुल मिला करके ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, ये तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि रेस्पेक्टिव एलिमेंट दोनों मैट्रिसेस का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप इजी लैंग्वेज में क्या कह सकते हो? रेस्पेक्टिव एलिमेंट, या करस्पॉन्डिंग कह दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। तो ये रहा मैथमेटिक्स के हिसाब से दो मैट्रिक्स के इक्वल होने की। साधारण बातों में क्या, वैसा हर मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा जिसका ऑर्डर सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? सेम है। आप इसके एग्जाम्पल मेरे ख्याल से लिख सकते हैं, हमको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से। उसी क्वेश्चन को करने के बाद हमारा डाउट जो है वह क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। हमारा डाउट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। एक मैट्रिक्स है, देखिएगा
एक क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A इज इक्वल टू 3 2 1 x y 5 और 1 -1 4, ये एक मैट्रिक्स है। और दूसरा मैट्रिक्स भी गिवन है आप लोगों को 3 2 1 -1 0 5 1 -1 और ये z है। ये दो मैट्रिक्स आपको गिवन है। तो आपसे पूछ रहा है कि एक और ये भी दिया हुआ है, गिवन दैट a इज इक्वल टू b, क्या दिया हुआ है हम लोगों को, a और b क्या है, बराबर है। तो यदि a और b बराबर हैं और इस तरह से दो मैट्रिक्स है तो हम लोग को x y और z पूछ रहा है, फाइंड x y एंड z, x y z का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप इसका ऑर्डर देखो, 3 क्रॉस 3 है और ये भी कितना क्रॉस कितना है, 3 क्रॉस 3 है। मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, मतलब दोनों मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स हैं, कंपैरेबल मैट्रिक्स हैं, हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। और यदि हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं और दोनों इक्वल गिवन है ना, ये ऑलरेडी गिवन है कि इक्वल है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, बराबर। ये देखिए x है, A21 है, ये किस पोजीशन पर है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो आप क्या कहोगे कि सर x का वैल्यू कितना मिला, -1। यहाँ देखिए y इसके करस्पॉन्ड में ये है, तो क्या कहोगे सर y का वैल्यू क्या मिल रहा है, 0। यहाँ देखिए z है और ये z का करस्पॉन्ड कौन है यहाँ पे, 4, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि z का वैल्यू कितना मिल रहा है हम लोगों को, 4 मिल रहा है ना। तो दो मैट्रिक्स का ऑर्डर यदि सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है तो वो दोनों मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पर। क्वेश्चन है एक, कह रहा है इफ x माइनस वाई 2x प्लस z 2x minus y 3z plus w equals to -1 5 0 13, ये इसके बराबर है। आपको x y z और w का वैल्यू चाहिए। फाइंड x y z एंड w। बहुत सारे बच्चे तो काम करना शुरू भी कर दिए होंगे, पेन चलाना शुरू किए होंगे। चलिए बाकी जो कोढ़ी लोग यहाँ पे बैठा हुआ है ना, फालतू में टाइम पास मत करो यार, पढ़ लो। इतना मेहनत हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, आपके सामने नहीं है, ठीक है। चलिए इसके करस्पॉन्ड में यहाँ है, तो आप क्या कहोगे, दोनों मैट्रिक्स यदि इक्वल हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, 1। और इसके कंपैरिजन में 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। उसके बाद 2x प्लस z इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 और 3z प्लस w इज इक्वल टू कितना आएगा, 13। ये आपका इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 और यहाँ इक्वेशन कितना आ गया, 4। ये आपके पास 4 इक्वेशन आ गए। देखिए तो पहला और दूसरा इक्वेशन जो है क्या है, सेम वेरिएबल में है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिखाई दे रहा होगा आपको। दोनों में y क्या है, सेम है। तो ऐसा करो कि फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस क्या कर दो, 2। तो बताओ x में से जब 2x घटाएंगे आप लोग तो कितना वैल्यू आएगा, -x, और -y में से -y घटाओगे तो कितना आएगा, 0। राइट साइड में -1 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, -1। दोनों तरफ के माइनस को अगर कैंसिल आउट करते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। अब आप y अगर चाहिए तो कोई भी इन दोनों इक्वेशन में x का वैल्यू कितना डाल दो, 1। तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए। तो x का वैल्यू 1 है
तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और इधर से -1 जाएगा -2, दैट इज वाई का वैल्यू कितना आ गया 2, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए, जेड चाहिए। तो यहाँ देखिए इक्वेशन 3 से जाइए, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन कह दीजिए आप, उतना कर लेंगे आप। x का वैल्यू डालो यहाँ पे, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1 है प्लस z बराबर 5, तो z का वैल्यू 5 माइनस 2 दैट इज 3। क्लियर है। उसी तरह से आपको क्या चाहिए, w, तो z पता चल गया है फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन क्या कहोगे, 3 इंटू जेड का वैल्यू 3 है प्लस w इज इक्वल टू 13, तो w इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा 4। तो x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू और w का वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ये CBSE 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। (2002) का क्वेश्चन है। ठीक है, CBSE 2002 का क्वेश्चन है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कुछ क्वेश्चंस हम लोग और देखते हैं, इस पर एक आध क्वेश्चन देखते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग से क्वेश्चन शुरू के बनने लगे होंगे। चलिए, एक क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 12 एलिमेंट है, तो कितने तरह के मैट्रिक्स पॉसिबल हैं, कितने ऑर्डर के मैट्रिक्सेस पॉसिबल हैं। क्वेश्चन है अ मैट्रिक्स हैविंग या हैव 12 एलिमेंट्स, ये कंटेन 12 एलिमेंट्स, कंसिस्ट 12 एलिमेंट। हाउ मेनी मैट्रिसेस, how many matrices of different order, how many matrices of different order are possible, how many matrices of different order are possible। तो बताइएगा अलग अलग ऑर्डर के कितने मैट्रिसेस पॉसिबल हैं। क्या कहोगे सर, पहला मैट्रिक्स ऑर्डर हम लोग लिखने चलेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो बनेगा 1:12 का बनेगा, मतलब एक रो हो और 12 कॉलम हो जाए। दूसरा क्या बनेगा, इसको बढ़ाते जाइए आप, सिंपल इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 2, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 6। थर्ड जो है आप लोग क्या कहेंगे, 3 इंटू कितना कहेंगे 4। अब आप फोर्थ ऐसा मत लीजिएगा 4 इंटू 3, ठीक है ना, 4 रो और 3 कॉलम, बात क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। हाँ, 4:3 हो सकता है ना जी, 4 रो और 3 कॉलम, हाँ ये भी हो सकता है। पांचवा जो है हम लोगों का वो क्या हो सकता है 6 इंटू 2, और छठा जो है हम लोगों का क्या हो सकता है 12 इंटू 1। मतलब टोटल कितने 6 तरह के मैट्रिसेस, 6 ऑर्डर के मैट्रिसेस की पॉसिबिलिटी है। 1x12 और 12x1, 3x4, 4x3, 2x6 एंड 6x2। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। कराया हुआ क्वेश्चन है इस तरह का, फिर भी चलिए करते हैं क्वेश्चन। आपको गिवन है AI से कंस्ट्रक्ट करना है आपको, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है ना, सच दैट आप कह दो, गिवन दैट, पूरा क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है। गिवन दैट जनरल एलिमेंट दिया हुआ है Aij इक्वल्स टू I + 2j होल स्क्वायर, I + 2j होल स्क्वायर बाई 2। इस तरह का क्वेश्चन हमने
प्रीवियस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में मैट्रिक्स का करवाया है। क्या करोगे, आपको 2x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये आपका A11, A12, A21 और A22, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या निकालना होगा, A11 निकालना होगा, A12 निकालना होगा, A21 निकालना होगा और A22 निकालना होगा। Aij का फॉर्मूला आपको गिवन है, i का वैल्यू 1 + 2 × 1 होल स्क्वायर बाई कितना 2, 1 + 3 होल स्क्वायर बाई 2, 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 दैट इज 8। उसी तरह से सेकेंड को आप क्या करोगे, 1 + 2 × j का वैल्यू 2 है का होल स्क्वायर बाई 2, तो 1 + 2 2 = 4 का स्क्वायर बाई 2 और ये कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25/2। इसको आप क्या लिख सकते हो 12.5। उसी तरह से A21 क्या हो जाएगा, तो 2 + 2 × 1 का स्क्वायर बाई कितना 2 है ना, 2 + 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 और 2 होते हैं 4। हा पहला वाला में हमने गलती कर दिया ना, 1 + यहाँ कितना हो जाएगा 2, ये कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 और ये कितना होगा 4.5, देख रहे हैं। तो ये 2 2 4 का स्क्वायर 16/2, ये कितना आएगा, ये 8 आएगा और ये 2 + 2 × कितना होगा 2 का स्क्वायर बाई 2, तो 2 + 2 2 = 4 स्क्वायर बाई 2, 4 और 2 6 का स्क्वायर 36/2 18। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड आंसर, a = 4.5, जिसको आप 9/2 भी लिख सकते हो। अगर पॉइंट में नहीं लिखना चाहते हैं आप लोग तो 9/2 सिंपली लिख सकते हैं, 9/2 उसके बाद 25/2 उसके बाद 8 और ये क्या होगा 18। यही हमारा जो है रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपसे अब होने चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट करना है आपको 3x2 मैट्रिक्स, 3x2 मैट्रिक्स और Aij है वो इस तरीके से दिया हुआ है, Aij = e⁻ix sin jx, e⁻ix sin jx। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों से क्वेश्चन को होना चाहिए, आई और जे से हमको मतलब है, बाकी भी आप कुछ भी लिख दो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें लिखना आता है, हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। चलिए लिखने चलते हैं हम लोग। तो 3x3 मैट्रिक्स में क्या क्या आएंगे बाबू, तो A11 3x2 है तो A12 रो में 2 ही तक जाना है, A21 A22 A31 और A32। ये देखिए 3x कितना मैट्रिक्स है, 3x कितना मैट्रिक्स है 2, 3x2 मैट्रिक्स है। अब बताइए आप लोग क्या करोगे इस क्वेश्चन में, A11 निकालोगे। चलो A11 निकालते हैं। A11 = e⁻, देखो तो i का वैल्यू 1 × x, डायरेक्ट लिखो ना यार x, और साइन j का वैल्यू 1 तो ये भी क्या हो जाएगा x। उसी तरह से A12 e⁻x साइन, देखो j कितना हो गया 2 तो यहाँ क्या लिखोगे 2x। उसी तरह से A21 कितना हो जाएगा बाबू, e⁻, देखो अब i की जगह कितना आ गया 2 तो यहाँ हो जाएगा 2 और j की जगह 1 है तो ये sin x ही रहेगा। उसके बाद A22 में क्या हो जाएगा e⁻2x और यहाँ क्या हो जाएगा sin 2x। उसी तरह से A31 क्या हो जाएगा e⁻, i की जगह पर 3 तो 3x और ये कितना sin x। उसी तरीके से A32 क्या हो जाएगा e⁻3x और sin j की जगह कितना लिखोगे 2x। क्या मैट्रिक्स नहीं लिख सकते हम लोग, आराम से लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा e⁻x sin x e⁻x sin 2x, क्लियर, e⁻2x sin x
e पावर 2x साइन 2x, उसके बाद e पावर 3x साइन x, e पावर 3x साइन कितना x 2x। यही तो क्या था, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स था। तो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया जाएगा, आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि दो मैट्रिक्स दिया है और कह रहा है कि x और y के किस वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। x और y के लिए किस वैल्यू के लिए ये दो मैट्रिक्स जो हैं वह क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम लोग पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन आप करेंगे घर पे। a इज इक्वल टू कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y, फॉर व्हाट वैल्यू of x and y are the following matrices equal, are the following matrices are equal, following matrices are equal। ठीक है, इस तरीके का 2x + 1 0 3y और y² - 5y, ये आपको a गिवन है। और उसी तरीके से b दिया हुआ है x + 3 और y² + 2, यहाँ दिया है -6 और ये दिया है 0। कह रहा है कि x और y के किन वैल्यूज़ के लिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या करो, देखो तो इसको और इसको इक्वेट कीजिए आप लोग। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 × 2 के हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब 2x + 1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, x + 3। x को लेफ्ट साइड में लेकर के आओ, 2x - x x हो जाएगा और 3 में से 1 घटेगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। उसी प्रकार से इनको और इनको क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो 3y इज इक्वल टू y² प्लस कितना करो, 2। ठीक है, 3y इज इक्वल टू y² + 2 करो, और यहाँ से लिख सकते हैं आप y² - 3y + 2 इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करो, y² - 2y - y + 2 इज इक्वल टू 0। तो y कॉमन लेंगे तो y - 2 - 1 कॉमन लेंगे तो y - 2 = 0। तो यहाँ से y - 1 इंटू y - 2 = 0। तो y का वैल्यू एक 1 आएगा और एक कितना आएगा, 2। अब यहाँ पे रख के देखो y का वैल्यू 1 और 2, y इज इक्वल टू 1 और 2। जब 1 रखोगे तो 1 - 5 इंटू 1 कितना आ रहा है, -4। 1 - 5 - 4, तो ये हम लोग 1 नहीं लेंगे, 2 रखो। 2 का कितना हो जाएगा, 4, और 5 2 जा कितना होता है, 6। 4 में से 10, तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 2 जा 10, 4 में से 10 जाए कितना आएगा, 6। तो कौन सा वैल्यू लेंगे हम लोग, 2 लेंगे। y का वैल्यू क्या लेंगे, 2। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो मैट्रिक्स के एडिशन के बारे में बात करेंगे और मैट्रिक्स एडिशन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए। एक बार आपसे अनुरोध होगा एट द लास्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और हम मोटिवेट हो सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी